हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का साइंस। तो आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो हम देखेंगे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो आप जानते हैं किसी भी पदार्थ को या जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो डिफिनेशन होगी हमारी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। पहला हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जो होती है तो हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में संयोजित किया जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में संयोजित किया जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में संयोजित किया जाता है। संयोजित करना कह दीजिए, चाहे कह दीजिए मिलाया जाता है। तो संयोजित किया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम कहेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में संयोजित किया जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्रामीण इलाका में या गांव में ले लीजिए, गांव या कहीं भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए घरेलू प्रक्रिया हम ले लेते हैं। जैसे हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए मान लीजिए चावल पकाना है। तो जब चावल पकाते हैं तो आपको पता है चावल और पानी मिला दिया जाता है तो हमें क्या होता है? पका हुआ चावल मिलता है। पका हुआ चावल मिलेगा। अब देखिए इन दोनों को हमने मिलाया, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। बस फर्क कितना है? इसकी अवस्था ठोस थी, यहाँ पर परिवर्तन हो गया, इतना सा है। तो जब चावल और पानी मिलाते हैं तो क्या मिलता है? पका हुआ चावल मिलता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन बस इतना है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग बनाया जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो आपकी हैं अगर आप देखेंगे घरेलू प्रक्रियाओं के माध्यम से ही आपका ये चलता है। सारी चीज़ें जो हैं पूरी चीज़ें जो है घरेलू माध्यम से चलेगा। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं मैग्नीशियम, Mg ले लेते हैं। Mg को जब ऑक्सीजन से संयोजित कराएंगे, अब देखिए ये आपका हो जाता है मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हो जाता है। तो अब बताइए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब संयोजित कराते हैं तो हमें मिलता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम क्या मिलेगा हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब दो पदार्थ या दो एलिमेंट्स मिलकर के क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया जो होगी, ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब जैसे बैलेंस की बात आती है तो यहाँ Mg जो आपका है यहाँ 2 लगा लेंगे और यहाँ भी 2 लगा लेंगे तो आपका बैलेंस पूरा हो जाएगा। जैसे हम इसी प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए, चाहे जो आप जैसे ले लीजिए, जैसे नौसादर ले लीजिए। जब नौसादर को हम बुझे हुए चूने में मिलाते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? आपको अमोनिया गैस निकलती है। उसी प्रकार से चाहे जैसे अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं CaO, ये क्या है? आपका बुझा हुआ चूना है। ये आपका कली चूना है, सॉरी ये है आपका कली चूना है। अब कली चूना में हम क्या करें? पानी मिला दें।
कली चूना में अगर हम पानी मिला देते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना मिल जाता है। कली चूना में यदि हम पानी मिला देते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना मिल जाता है। जैसे जलती हुई आग में पानी मिला दीजिए तो क्या होगा, आपका आग बुझ जाती है। उसी प्रकार से कली चूना में हम अगर पानी मिला देते हैं तो हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब इसे कली चूना कहते हैं। इसे हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कली चूना को हम और एक नाम से कह सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, और इसको अगर केमिस्ट्री भाषा में यानी रासायनिक नाम में देखें तो इसे कहेंगे हम कैल्शियम। इसे देखेंगे तो हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कली चूना आपका या बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, इनके नाम है, ये इसके नाम हो जाते हैं। अब जैसे बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या कहेंगे, बुझे हुए चूने को हम कहते हैं आप कैल्शियम, आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इसे कहेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कली चूना आपका एक प्रोडक्ट आपका ये एक आपका जो है अभिकारकीय है, एक अभिकारकीय है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, आपके एक नए पदार्थ का निर्माण के जो बुझा हुआ चूना है। तो आपका ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। अब यहाँ देखिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के MgO का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम ले लेते हैं और अभिक्रियाओं का जिक्र करते हैं। जैसे आप ले लीजिए N2 और ले लीजिए 3H2, N2 और 3H2। अब यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। इन दोनों की अवस्थाएं गैसीय हैं, तो नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन हो जाता है। ये नाइट्रोजन और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम क्या करते हैं Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये हमें अमोनिया दे देता है, 2NH3 देगा। ये आपका हो जाता है NH3। तो इसे कहते हैं अमोनिया। तो ये आपका अमोनिया है, तो आपको क्या देगा, अमोनिया देता है। तो इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करता है। और जब नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो बिना किसी प्रक्रिया के वो निर्माण कर नहीं सकता। जैसे कहीं आप खड़े हैं तो आपकी कुछ एक्टिविटी के कारण या कोई आपसे अगर बोले तो क्या है, वो कुछ ना कुछ प्रक्रिया एक्टिविटी के कारण ही वो आपसे बोलता है। जैसे किसी झगड़ा हो गई तो क्या होगा आपका, आखिर कुछ बात होंगी तभी झगड़ा होगा। तो जो प्रक्रियाएं होती जिसके कारण झगड़ा होता है उन प्रक्रियाओं को, उसी को हम क्या कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन में मिला देते हैं तो मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 साइनाफेरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये है आपकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद और कुछ जिक्र करेंगे हम और इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए। चलिए ये नोट होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक समीकरण हो, दो चीजों का होना जरूरी है। अब दो चीजें होती हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण दो भाग होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, एक आपका अभिकारक होता है और एक क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। तो आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें देखनी है। अब हम पढ़ लेते हैं पहले अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो पहला आपका हो जाता है अभिकारक। अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसके कारण किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं। और उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं अभिकारक में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब बात आती है उत्पाद की। तो उत्पाद क्या है आपका? उत्पाद प्रोडक्ट आपका क्या है? प्रोडक्ट में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात आ जाती है। जैसे आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कम से कम क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक पदार्थों को संयोग कराएंगे तो एक पदार्थ का निर्माण होगा, कम से कम एक पदार्थ का। जैसे आपका अभी हमने लिखा था कि CaO + H2O और हमें मिला था CaOH का फोल्डर्स। तो इस साइड वाला जो आपका ये प्रक्रिया है इसे हम कहेंगे अभिकारक, और इस साइड वाले प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो आप कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखे हुए पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, दाईं और लिखे हुए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो इस साइड में जो आपका पदार्थ मिलेगा ये अभिकारक है, और इस साइड में जो पदार्थ मिलेगा वो आपका क्या है? उत्पाद है। जैसे आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं Fe + H2SO साइन आर। तो हम जब लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा FeSO4 + H2 हाइड्रोजन। अब ये जो आपका है ये क्या है? आपका अभिकारक। इस साइड का जो होगा आपका अभिकारक होगा। कहने का मतलब है जो आयरन है, लोहा है वो, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये दोनों अभिकारक हैं, और इधर जो आपका फेरस सल्फेट है और हाइड्रोजन है ये आपका क्या है? उत्पाद है। तो इधर वाले उत्पाद हो जाते हैं, इस साइड वाले अभिकारक हो जाते हैं। तो आप देखिए अभिकारक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थों को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तीर के बाईं ओर जो पदार्थ होंगे उनको अभिकारक कहेंगे, तीर के दाईं ओर जो पदार्थ होंगे उन्हें उत्पाद कहेंगे। तो आपका ये पार्टीशन हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होना अनिवार्य है, दो पार्ट होते हैं, एक आपका अभिकारक होता है और दूसरा क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। अब कुछ अभिक्रियाएं भी हैं, तो जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत होती हैं, जैसे योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है, विस्थापन हो जाती है, इस तरह का उसमें अवक्षेपित अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं हैं। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना है तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहचान करनी है तो पहले देखना है हमको अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन ये देखना है। अब अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्था में परिवर्तन मतलब होता है भौतिक अवस्था।
तो जैसे किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, यहाँ हमें 3 मिलता है। एक मिलता है आपका ठोस अवस्था, एक मिलता है द्रव अवस्था और एक मिलता है गैस अवस्था। 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और आपका हो जाएगा गैस अवस्था। ये 3 होती है। भौतिक अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं होती हैं। आपको पता है जो ठोस अवस्था होती है, जो आपकी ठोस अवस्था होती है, इसमें जो कण होंगे, जो कण होते हैं वो बहुत समीप होते हैं। इनमें जो कण होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, काफी समीप होते हैं। यानी कहने मतलब आप कह सकते हो इसमें रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है। और आप कह सकते हो कि इसमें जो कण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, कण स्वतंत्र नहीं होते। इसमें कण जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते, ये केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और बाकी आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो आकार और आयतन निश्चित हो, ये सब पुराने सिस्टम हो गए हैं। अब देखिए द्रव में क्या होता है, इनमें जो होता है ठोस अवस्था की अपेक्षा, ठोस अवस्था की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होते हैं, रिक्त स्थान अधिक होते हैं, रिक्त स्थान अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये कंपन भी कर सकते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित भी हो सकते हैं, तो ऐसा होता है। और अगर हम देखते हैं तो इसमें जो द्रव होता है, द्रव की बात अगर करें हम, तो इनके कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनके कण जो होते हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, अब बात की जाए अगर गैस की, तो गैस में जो कण होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। गैस में जो कण होंगे वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और सबसे अधिक जो रिक्त स्थान होता है, सबसे अधिक रिक्त स्थान जो पाया जाता है वो आपका द्रव गैस में ही पाया जाता है सबसे अधिक। और इनके कण जो होते हैं सबकी अपेक्षा सबसे अधिक दूर होते हैं, सबसे अधिक दूर होते हैं, सबसे अधिक दूर होते हैं। जैसे अगर हम ठोस की बात करें तो तीनों का ग्राफ बनाया जाए ठोस का, देखें तो अगर ये देखा जाए तो ये ठोस हैं, इनके कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ऐसे बंधे रहेंगे, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। काफी इसमें बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर रिक्त स्थान पाया जाए तो ये जो है इनकी अवस्था ठोस ना हो, एक दूसरे से संयोजित ना हो, काफी मजबूत ना हो, ये आपके हैं जो है ये ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था। और बात की जाए अगर द्रव की, तो इनके कण जो है दूर दूर पाए जाते हैं, कुछ हद तक दूर होते हैं, इस तरीके से होते हैं इनके कण। ये आपका द्रव है, द्रव अवस्था। और बात की जाए अगर गैस की, अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के कण काफी दूर होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं इस तरीके से। ये आपका गैस अवस्था यानी गैसीय अवस्था। ये बात रही आपकी अवस्था की। तो हम बात पढ़ रहे हैं अवस्था में परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये तो हम तो किसी एक पदार्थ का जो है अवस्था बता दिए। तो ये आपका ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, भौतिक अवस्था का मतलब हुआ उसके अवस्था, जैसे वो अगर ठोस है तो द्रव में बदल सकता है यानी पानी की तरह हो सकता है। जैसे पानी को ही ले लीजिए, पानी जैसे बर्फ के रूप में होता है तो ठोस अवस्था में होता है। पानी जो आपका है अगर लिक्विड पीने योग्य है तो क्या द्रव अवस्था में है। और अगर देखें उसको वाष्पित किया जाए, उबाला जाए तो द्रव भाप के रूप में ऊपर उठ जाता है। तो पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन आपका क्या है, भौतिक अवस्था में देखते हैं तो भौतिक अवस्था में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम पढ़ते हैं आपका क्या है अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन अगर देखें
तो जैसे पहला आपका है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें अवस्था में परिवर्तन का, तो जैसे मोम देखे हैं आप, मोम, तो मोम को जब जलाया जाता है, मोम को जलाने पर वो पिघलना शुरू करती है। मोम को जलाने पर क्या होती है, पिघलना शुरू करती है, और पिघल करके हमें जलवाष्प यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। अगर देखा जाए मोम को अगर हम जलाते हैं तो हमें क्या देती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे मोम को जलाने पर वह पिघलती है, वह पिघल कर जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इतनी चीज देती हैं। तो आपका अवस्था में परिवर्तन इस देखिए, अब मोम जो आपका है, मोम ठोस अवस्था में है। अब मोम क्या है, यहाँ पर ठोस अवस्था में है। और अगर देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हो गया मोम। मोम को हमने क्या किया, जलाया। जलाने पर, मोम को जलाने पर, जलाने के बाद हमें इसने प्रोडक्ट में क्या दिया, हमें प्रोडक्ट में जल दिया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो मोम को जलाने पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको मिलता है जल और दूसरा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका मोम हो जाता है। इसकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था है, इसकी जो अवस्था है ठोस है, और इसकी जो जल की अवस्था है, तो जल की अवस्था जो है यहाँ पर द्रव अवस्था है, जल की अवस्था द्रव है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवस्था है वो गैस अवस्था है। अब देखिए परिवर्तन हुआ अवस्था में, तो यहाँ ठोस था, यहाँ द्रव हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, आपका गैस हुआ। तो यही है आपका अवस्था में परिवर्तन, यानी रासायनिक अपक्रिया जो आपकी है, अगर पहचानना है तो हमें देखना है क्या वो अवस्था में परिवर्तन होती है कि नहीं होता है। अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो आपकी रासायनिक अपक्रिया आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ताप में परिवर्तन। नोट करना हो नोट कर लीजिए, आप कुछ देर के लिए हट जाते हैं हम। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आपका होता पहला अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, चलिए ताप में परिवर्तन क्या है, जैसे आपको पता है ताप में परिवर्तन मतलब ये हुआ, जैसे पानी हम उबाल रहे हैं, मान लीजिए जल को उबाला जा रहा है। अब जल को अगर हम धीरे धीरे आंच में देते हैं, यानी ताप दिया जाता है, हल्का हल्का उबालते हैं, तो उसका वाष्पन क्या होगा, धीरे धीरे होगा। अगर एक बैग उबालते हैं, एक तेज उबालते हैं, तो क्या होगा, उसका वाष्पन ज्यादा होगा। जैसे ताप में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ताप में अगर परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम मान लेते हैं कली चूना, अभी बात किया हमने कली चूना का, तो कली चूना को जल के साथ क्रिया कराने पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कली चूना को जल में डालने पर, जल के साथ क्रिया कराने पर, जल के साथ क्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जिससे ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे जो विलयन बनेगा वह विलयन गर्म हो जाता है, जिससे विलयन गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ परिवर्तन हुआ ताप में, आप अगर देखेंगे तो ताप में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कली चूना का मतलब हुआ आपका CaO, कली चूना का मतलब हुआ CaO, जिसे हमने भी बताया था ना कैल्शियम ऑक्साइड। तो कली चूना में अगर हम पानी डाल देते हैं, या कली चूना को हम पानी में डाल देते हैं,
चूने को जब पानी में डाला जाता है तो हमें मिलता है CaOH का होल प्लस। क्या मिलेगा? CaOH का होल प्लस, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना मिलता है। ये आपका है कली चूना, कली चूना, और ये आपका है जल, और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे कहेंगे बुझा हुआ चूना। ये आपका होता है, तो ये होता है कली चूना, ये है जल, और ये है बुझा हुआ चूना। तो आप देखिए गांव में अगर देखें जहाँ पोताई उताई होती है तो वहाँ अगर हम देखते हैं तो चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बुदबुदाहट के साथ, बहुत बेतुका, बहुत बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, उसमें से गैसें निकलती हैं। आप अगर वहाँ देखिए चूने को अगर पानी में डाल दीजिए, बहुत तीव्रता से जो है जैसे चावल वाल पकता है उसी प्रकार से बजबजाहट के साथ वो जो है फेंकता है, ऊपर फेंकता है पानी। अगर शायद उस समय आप वहाँ हो और उसके बाद अगर वो पानी आपके त्वचा पर पड़ जाए तो छछाल मतलब छछले उत्पन्न हो जाते हैं, जो है फफोले आ जाते हैं। तो वही है। तो अब यहाँ क्या हुआ आपका, इन दोनों को हमने मिलाया, जो विलयन मिला, इस विलयन का ताप क्या होता है, गर्म हो जाता है। इस जो विलयन होता है ये गर्म हो जाता है, तो आपका क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। जैसे इससे हमें स्पष्ट होता है कि ताप में परिवर्तन से भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि हमने दो चीजों को मिलाया और हमें क्या मिला, कोई एक प्रोडक्ट मिला और उसके ताप से परिवर्तन से हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं रंग में परिवर्तन। तीसरा हमें मिलता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे हम देखते हैं रंग में परिवर्तन। तो अगर आप देखते हैं रंग में परिवर्तन, अगर देखें आप रंग में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार से रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ बने हैं जिनको किसी में मिलाने पर उनका रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है या उड़ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं साइट्रिक अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि साइट्रिक अम्ल, जब साइट्रिक अम्ल को KMnO4 में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो KMnO4 का गुलाबी रंग, का बैगनी रंग, रंग उड़ जाता है या गायब हो जाता कह सकते हैं आप। तो क्या हो जाता है कि साइट्रिक अम्ल को अगर KMnO4 में मिला दें तो हमारा क्या होता है, बैगनी रंग क्या हो जाएगा आपका, जो KMnO4 का बैगनी रंग होता है वो उड़ जाता है, यानी गायब हो जाता है। कहने मतलब ये रंगहीन हो जाता है। अब KMnO4 को हम क्या कहते हैं, KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसी को हम कहते हैं लाल दवा, इसी को कहा जाता है लाल दवा। तो KMnO4 को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। जबकि इसका जो रंग होता है, कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, बैगनी होता है। इसका कलर कैसा होगा, बैगनी होगा। और जब इसमें हम क्या मिला देंगे, KMnO4 मिला देंगे तो इसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। जैसे आपका क्या होता है, गैस का बनना, तो आपका क्या होगा, गैस का बनना, निर्मित होना। तो गैस का बनना मतलब हुआ जब किसी क्रियाशील पदार्थ को किसी अम्ल में मिला दिया जाए या सक्रिय पदार्थ को अम्ल में मिला दिया जाए तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे हम कह सकते हैं दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर H2 गैस मुक्त होती है। H2 गैस मुक्त होती ऐसा। जैसे अगर हम देखें, जैसे जिंक क्या है, रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं, Zn प्लस H2SO जिंक। अब इसको जब मिला देते हैं तो इसकी सक्रियता ज्यादा होती है और ये क्या करता है, H2 को हटा देता है। तो हमें मिलता है ZnSO4 और प्लस H2 गैस। ये आपका जिंक है,
जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। इसे कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे इसको हम? जिंक सल्फेट कहेंगे। और इसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ये आपकी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया पहचान 4 प्रकार से देख रहे हैं, देखा हमने आज। अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद क्या है, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और हाइड्रोजन गैस का या गैस का निष्कासन। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद और आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। वॉचिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।